Hello friends, again I welcome you all to my channel Mindtech Mining in 21st Century। फ्रेंड्स आज मैं फिर एक दमदार वीडियो लेके आया हूँ मैनेजमेंट का ऊपर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत दौर में मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जिसका साथ नॉर्मली माइनिंग लोग फैमिलियर नहीं है, इसीलिए इसका वर्डिंग्स वगैरह थोड़ा मतलब याद रखने में या फिर समझने में दिक्कत होता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे कुछ की वर्ड्स बता देंगे आपको, जिसको याद रखेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। पूरा जो मसला है, पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छा से याद रहेगा। ठीक है। अगेन दिस इज राजेंद्र नारायण महतो। I brought you a wonderful video on management. Let us go for the topic. आज लेके आए हैं पेबैक पीरियड एंड ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उससे पहले हम पेबैक पीरियड क्या है बता देना चाहते हैं कि पेबैक पीरियड यानी कि पेबैक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हुआ रहता है वो सारे को फिर दोबारा रिटर्न बैक पाने के लिए जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको पेबैक मेथड बोला जाता है। और पेबैक पीरियड क्या है, वो कितना पीरियड में कितना टाइम लेता है वो सारे अमाउंट पे बैक होने के लिए, उसको पेबैक पीरियड बोला जाता है। यानी कि टाइम टेकन फॉर गेटिंग बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पीरियड एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन to get back that initial investment is called method। जिस मेथड में कैलकुलेशन किया जाता है उसको पेबैक मेथड बोला जाता है, और जितना टाइम लेता है पे बैक होने में उसको पेबैक पीरियड बोला जाता है। बहुत सिंपल है। इसमें अगर कीवर्ड्स बोले तो पेबैक एक ऐसा वर्ड है जिसको सुना है कि इसमें कुछ रिटर्न आने वाला है। इवैल्यूएटिंग को देखने से पता चलता है कि इवैल्यूएशन करना या फिर उसको नापना या फिर कुछ मेजरमेंट जैसा। तो इसको देखने से पता चलता है कि भाई ये कोई एक प्रोसेस है, कैलकुलेशन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सुनने से ही पता चलता है शुरुआत दौर में जो इन्वेस्ट किया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पे बैक, वो जो रिटर्न आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इवैल्यूएटिंग इन द सेंस जो कैलकुलेशन का प्रोसेस में पता चलता है इतना टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा, उसी को पेबैक पीरियड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें समझने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, बस थोड़ा सा एक्वेंटेड करना है ये सारी वर्डिंग्स का साथ। तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, याद रखने के लिए, या फिर खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके। तो इसमें क्या क्या चीज आपको बताने के लिए कोशिश किए हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक, जो मैं बोल रहा था अभी कि कितना टाइम लेता है जो शुरुआत दौर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है वो प्रोजेक्ट में, उसको रिफंड बैक होने के लिए। ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक, वो हो गया पीरियड। जो पेबैक पीरियड बोलते हैं यहाँ पे क्लियरली डिफाइन हो गया कि जितना टाइम लेता है पे बैक होने में उसको पेबैक पीरियड बोला जाता है। और रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वही सेम थिंग है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न बैक होने में जितना टाइम लगता है उसको पेबैक पीरियड बोला जाता है। पेबैक पीरियड टाइपिकली स्टेटेड इन ईयर। इसको नॉर्मली हम ईयर में कैलकुलेट करते हैं। इट इज द टाइम it take to generate enough cash received from an investment। शुरुआत दौर में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है उसमें से जो कैश रिसिप्ट जनरेट होता है या फिर यानी कि जो इनकम होता है इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है उसको पूरा रिफंड पाने के लिए कितना टाइम लेता है। ठीक है। टू कवर द कैश फ्लो फॉर द इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए जो कैश फ्लो है, बस इतना ही है।
नॉर्मली माइनिंग इंजीनियर लोगों का दिमाग में जो सोच रहता है कि इसमें बहुत सारा चीज रहेगा, बहुत कैलकुलेशन रहेगा, हम लोग को समझने में, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन से डर हटा लीजिए ताकि आप सही से अध्ययन कर पाएंगे, सही से मतलब मैनेजमेंट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो पेबैक पीरियड कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि पता चलता है जिसमें। तो ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो बिजनेस को करने के लिए शुरुआत दौर में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, डिवाइडेड बाई एनुअल कैश फ्लो, एक साल में उसका आमदनी यानी कि इनकम कितना हो रहा है। ये उसका क्या एग्जाम्पल दिए हैं हम, सिंपल सा एग्जाम्पल। इफ यू इन्वेस्ट ₹1 crore in a project that generates 25 lakhs per year, the payback period would be, इसका पेबैक पीरियड कितना होगा, 1 crore डिवाइडेड बाई 25 लाख, सिंपल सी बात है। पर ईयर 25 लाख ही आ रहा है ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पर ईयर इट इज जनरेटिंग 25 lakhs। सो सिंपल सी ये कितना आ रहा है ना, 4 साल। यानी कि इस प्रोजेक्ट का, कोई एक प्रोजेक्ट में अगर कोई 1 crore रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है और सालाना 25 लाख इनकम आ रहा है, उसका मतलब ये है वो प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड होगा 4 years, यानी कि 4 साल। बस इट्स ऑल अबाउट द पेबैक पीरियड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। इसमें समझने के लिए इतना ज़्यादा मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है। नहीं, ऐसा तो किताब में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन हम वहाँ से फिल्टर करके कोर थिंग जो है ना, इसको समझने के लिए जितना आसान होगा, तो इसीलिए हम उसको सब स्टडी करके वहाँ से कोर थिंग निकाले हैं, ताकि आप लोगों को सहायक हो, आप लोगों को इजी हो प्रिपरेशन करने में। ओके, इतना ही पेबैक पीरियड है। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। भैया एक बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बिजनेस मैनेजमेंट में। तो चलिए चलते हैं कि ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, जानते हैं। It is the business management software that a company can use to collect, store, manage, and interpret data from many business activities. ये इसमें ना समझने की वर्ड कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। जो सॉफ्टवेयर बोला जाता है भाई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है? हाँ, ये भैया सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर ही है। मान लीजिए सॉफ्टवेयर ही, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एक्टिविटीज। एक बिजनेस में जितना जो सारे एक्टिविटीज हो रहा है उसको सही ढंग से चलाने के लिए या फिर एफिशिएंट वे में चलाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और ऑप्टिमम आउटपुट के साथ चलाने के लिए जो इंटरनल मैकेनिज्म यूज होता है, जो ट्रिक्स यूज होता है, उसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। यानी कि वही जो मैकेनिज्म यानी कि ट्रिक्स को यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोला गया है। हाँ, इट मे बी सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज का डेट में कंप्यूटर में बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर आया है, ताकि ये सारे चीज करने में बहुत आसान होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सब सॉफ्टवेयर आ गया है, जिसका चलते सारी चीज मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर का चलते। तो उसी को ही, वही मैकेनिज्म को ही एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी इसका की पॉइंट्स क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस to manage day-to-day activity, to manage day-to-day business activity such as accounting, procurement, project management, risk management, compliance and supply chain operation. Normally एक बिजनेस में यही सारी एक्टिविटी तो होता है, अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस एंड सप्लाई चेन। ये सारे जो एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए जो ट्रिक्स, जो तकनीकें यानी कि जो मैकेनिज्म यूज होता है, वो ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
इट इज वेरी सिंपल। तो enterprise resource planning systems are fundamental tools for modern businesses. Here is a breakdown of what they are and why they are important. तो यहाँ पे हम बताने के लिए कोशिश किए हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग फंडामेंटल्स टूल्स है आज का डेट में जो मॉडर्न बिजनेसेस, तो इसीलिए उसका एक ब्रेकडाउन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या है ये और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस सी क्या है ये है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इससे पहले जैसे हम बोल रहे थे कि भैया बिजनेस का जितना सारा एक्टिविटी है उसको सही ढंग से चलाने के लिए, उसका अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सही तरह से रन करने के लिए सारे एक्टिविटी को जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ही बोल सकते हैं ना। इसलिए ईआरपी रेफर टू द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेस। द इंटीग्रेशन is often done in real time and facilitated by software and technology. ERP refer to the integrated management of core business process. core business process जो होता है जैसे बोला अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग, हाँ, प्रोडक्शन, जो बोल रहे थे रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ये सारी चीज जो बोल रहे थे हम कि वो सब जो कोर एक्टिविटी है वो कोर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए यही प्रोसेस यूज होता है। दिस इंटीग्रेशन इज ऑफ्टन डन इन रियल टाइम एंड फैसिलिटेटेड बाय सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। तो ईआरपी एक ऐसा चीज है तो रियल टाइम डाटा फैसिलिटेट करता है। रियल टाइम डाटा फैसिलिटेट करता है। रियल टाइम डाटा फैसिलिटेट क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए सारे जो एक्टिविटीज है, कोर एक्टिविटीज, वो सब का सही डाटा सही टाइम पे लाके इकट्ठा करता है ताकि सॉफ्टवेयर सिस्टम, essentially ERP is a software system that helps organizations streamlining their key business processes. These processes can include finance, human resource, manufacturing, supply chain, sales, procurement। ये सारी चीजों हम जो अभी बात कर रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज का रियल टाइम डाटा वो प्रोसेस करता है। तो उसका बेनिफिट्स क्या है? इसका बेनिफिट्स ये हो गया कि इम्प्रूव एफिशिएंसी है। बिजनेस का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाता है। कैसे? बाय ऑटोमेटिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। इस सॉफ्टवेयर का जरिए क्या होगा ना, बिजनेस को ऑटोमेटेड कर सकते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ईआरपी सिस्टम कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एफिशिएंसी। और ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइनिंग के जरिए तो बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ेगा ही, हर किसी को पता है, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, ये बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ये रियल टाइम में सारे डाटा जब अक्यूमुलेट करता है तो सही डिसीजन लेने में आसान होता है और राइट टाइम पर डिसीजन ले सकते हैं। यूं सिंपल थिंग है, अगर आपका पास अप्रोप्रिएट डाटा है तो आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा ही इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है ना, ऑटोमेशन रिड्यूस मैनुअल टास्क। सही बात है, अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं मैनुअल टास्क रिड्यूस हो जाता है। सिंपल एन एग्जांपल बोल रहे हैं हम कि देखिए, पहले आज से 20-30 साल पीछे का माइनिंग जो देखे हुए हैं या फिर जो अंदाजा लगा सकते हैं उनको बोल रहे हैं कि उस टाइम क्या है ना, मैनुअल माइनिंग हो रहा था। मैनुअल माइनिंग में क्या होता था ना, इंसान खुद खुदाई करता था, इंसान खुद ढो के लोडिंग करता था और छोटा छोटा टब में या फिर कैसे भी वो उसको ट्रांसपोर्ट करके लेते थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन यानी कि मैनुअल टास्क था, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था।
तो आज का डेट में आ गया आपका ड्रैग लाइन आ गया, वो स्क्रैपर आ गया, आपका साइड डिस्चार्ज लोडर आ गया, आपका व्हील लोडर आ गया, एक्सकावेटर आ गया, बैकहो आ गया। ये सारे जो है ना टेक्नोलॉजी जैसे आया अभी, तो ये धीरे धीरे मैनुअल टास्क कम करता रहा है। एक ऑपरेटर एक दिन में, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक टाटा हिटाची कोमात्सु 300 मशीन का बात कीजिए कि एक इंसान खोदाई करके लोडिंग एक दिन में यानी कि 8 घंटा उसका एक शिफ्ट में लगभग 1200 से 1500 मेट्रिक टन कर पा रहा है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर एक इंसान खुद अपना जो इक्विपमेंट है उसको लेके खुद खोदाई करेगा और लोडिंग करेगा, इतना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है सिंपली। तो ऑटोमेशन रिड्यूस मैनुअल टास्क, इसमें फायदा क्या होता है वो ना, फ्रीइंग अप एम्प्लॉइज टू फोकस ऑन द मोर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स। उसके जरिए क्या होता है ना, इंसान फ्री होके स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लेने में सफल होता है, क्योंकि उसका पास उतना ज्यादा टाइम मिल जाता है। ये तो सब फायदा ही है। एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो एनहांस कोलैबोरेशन, ERP system facilitate better communication and collaboration between different department. डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा भी HR एक डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में। सप्लाई चेन तो एक डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, रिक्वायरमेंट का हिसाब से सप्लाई करता रहता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो एक होता है जो अकाउंटिंग करता रहता है, जो बजट बनाता है, जो मतलब टोटल कैश फ्लो को जितना जनरेट होता है उसका हिसाब किताब रखता है। ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन, जैसे कि आगे भी है एक चैप्टर जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसको पढ़ेंगे। प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल एक डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल एक डिपार्टमेंट हो गया। ये जो सारे डिपार्टमेंट है वो सबको सिंक्रोनाइज करना, वो सबका डाटा कलेक्ट करके उसको एक कोलैबोरेशन एनहांस करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा फायदा है। इसी के जरिए ही तो हम लोग सही टाइम पे रियल डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आफ्टर ऑल इसको बोल सकते हैं डाटा सेंट्रलाइजेशन। हैविंग ऑल डाटा इन वन लोकेशन एलिमिनेट्स डाटा साइलोस एंड इनकंसिस्टेंसी। एलिमिनेट डाटा साइलोस मतलब क्या है, डाटा लॉस होना जिसको बोलते हैं, मतलब इनकंसिस्टेंसीज और डाटा लॉस को ये एलिमिनेट करता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो ब्रेक होके आएगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज को एलिमिनेट करता है, डाटा लॉस और इनकंसिस्टेंसी को ये एलिमिनेट करता है, इसीलिए ये सारी चीज आसान होता है, राइट। In essence, we can say ERP system act as a central hub for a company. Data and workflows allows various departments to access and share information efficiently. This leads to better coordination, improved productivity, and more informed strategic decisions. यही सारी चीज तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ERP system act as a central hub for companies data and workflows. कंपनी का अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज चल रहा है उसका अंदर जो वर्कफ्लोज है उसका सही डाटा एंड राइट टाइम पर यानी कि रियल टाइम पे कलेक्ट करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल हब बोला जाता है डाटा का। एक्सेस टू देयर इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली वो डाटा कलेक्ट करता है। दिस लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन। सारे डिपार्टमेंट का अंदर सही कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये तो बहुत जरूरी है, हर किसी को पता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इसके जरिए हम लोग अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम लोग का
कोर थिंग क्या है? सपोज माइनिंग, हम लोग माइनिंग में हम लोग का अल्टीमम एम क्या है? प्रॉफिट पाना। प्रॉफिट कैसा आएगा? अगर ज्यादा सेल होगा। ज्यादा सेल कैसे होगा? अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं होगा और सही नहीं हो पाएगा, हम लोग का रिक्वायरमेंट का मुताबिक नहीं हो पाएगा, तो फिर सेल किसको करेंगे? मुनाफा कहाँ से कमाएंगे? तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इसके जरिए हम अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अहम चीज है। एंड मोर इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए ये एक सही तरीका है। ईआरपी के जरिए हम लोग को सही इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट टाइम पर मिलता है, ताकि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन सही से ले पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ईआरपी। आई थिंक हम कोशिश किए हैं कि बहुत आसान से आप लोगों को ये सारी चीज समझाने के लिए, और आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कहीं पे किसका डाउट हो तो प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। इसीलिए हम बोल रहे हैं एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस फॉर वॉच दिस वीडियो completely. And please, I would like to request everyone, please like, share, comment and subscribe my video so that it will encourage me to bring more new videos relating to your MLGS preparation on management. Particularly हम फोकस किए हैं कि सबसे पहले मैनेजमेंट को खत्म करेंगे, बाद में फिर MLGS का दूसरा चैप्टर यानी कि सब्जेक्ट का ऊपर जाएंगे, जैसे कि एक्ट, रूल, रेगुलेशन, फास्ट एड हो गया, क्रेच रूल हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन हो गया, इस चीज का ऊपर फिर आएंगे। ओके, देन अगेन थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद, जय भारत।